जैसे बादलों में छुपे छुपे संदे संदे पल। रास्ता तुम्हारा देखो मैं बेचारा काहे भूलते जिंदगी में बीते हुए पल, बीते हुए पल, बीते हुए पल। खुदा इश्क़ दारोग बुरा, खुदा इश्क़ दारोग बुरा। ओखियां सी जो रामा इश्क दासी सफर, एक पल जो साल वर्गा उम्र वर्गा पहर। जीना मुश्किल मरना मुश्किल कर रहम करम हमदम, मेरे दर्द की दवा तू ही मेरे जख्म का तू मरहम। आंखों के किनारे बैठे गम बेचारे जैसे ताजा ताजा कब्र पे सौंदा सौंदा जल। रास्ता तुम्हारा देखो मैं बेचारा काहे भूलते ना जिंदगी में बीते हुए पल, बीते हुए पल, बीते हुए पल। खुदा इश्क़ दारोग बुरा, खुदा इश्क़ दारोग बुरा। वाओ, वेरी नाइस। इश्क दा रोग बुरा, राइट जनाब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ये थे हमारे साथ हारिस जराल और मूसा रजा। थे नहीं, रहेंगे इस पूरे 2 घंटे। न्यू टैलेंट है और बहुत ही अच्छा आपने हारिस गाया और भी आपसे सुनते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब आगाज हो चुका सब सवेरे पाकिस्तान का। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और हम कोशिश करेंगे आपके वीकेंड के पहले दिन को यानी मंडे को हम और भी खूबसूरत बना दें, क्योंकि आज के दिन भी हम आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आए हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो हर घर का मसला होता है, क्योंकि हर घर में शादी ब्याह तो होता ही रहता है। तो डेफिनेट हम बहुत सी बातें आपसे करेंगे। हारिस के गाने से पहले हमारी अच्छी बात का भी आगाज हुआ और आज की अच्छी बात यह है कि मदद करें, एक दूसरे की मदद करें, ताकि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं जब हम उनकी मदद करेंगे तो एक अच्छा जज्बा, अच्छे जज्बे का इजहार करेंगे तो डेफिनेट अच्छी जो ताल्लुकात होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मदद से आज हमने अपने शो का आगाज किया अच्छी बात से। तो अभी हम चलते हैं सोहेल भट्टी साहब के पास, तो वो हमारी थोड़ी सी मदद करें, हमें जरा थोड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज बताएं। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्या खबरें आज की? गुड मॉर्निंग सुखैर साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। किस तरीके के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स, जिसके अंदर आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर स्टील मिल्स हैं, जो निजी मुख्तलिफ स्टील कंपनियाँ हैं, वो किस तरीके के साथ कौमी ख़जाने को सालाना 30 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाने की मुर्तकिब हो रही हैं। ये मामला कुछ इस तरह से है कि जब पाकिस्तान स्टील मिल्स की बंदिश हुई तो उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ स्टील कंपनी हैं उनको अपना खाम माल चाहिए था मुख्तलिफ स्टील मिल्स की मुख्तलिफ फाइनल मसनूआ प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए। इस सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ स्टील मिल्स के अंदर फर्नेस लगाई गई। किसी भी एक स्टील मिल के अंदर 2 उसके शोबे होते हैं। एक फर्नेस का है जहाँ पर मुख्तलिफ स्क्रैप को, खाम लोहे को पिघला कर स्टील बुलेट तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद री रोलिंग यूनिट होता है जो उसकी फाइनल प्रोडक्ट्स को तैयार करता है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपको करना पड़ती है फर्नेस के ऊपर, जिसे भट्टी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस भट्टी के लिए आपको बिजली के चाहिए, इसके लिए आपको गैस भी चाहिए, और बिजली के इसका जो रेट है वो बड़ा एक बहुत ही नॉमिनल सा रेट वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया गया, जो कि 12.98 रुपये फी यूनिट है। लेकिन इसके साथ FBR की जानिब से बिजली के इस्तेमाल के ऊपर 13 रुपये फी यूनिट GST वसूल किया जाता है, 1 रुपये फी यूनिट इनकम टैक्स वसूल किया जाता है, नीलम जिलम सरचार्ज भी है। तो ये एक मामला है सेल टैक्स का, इसके ऊपर इसकी कलेक्शन का बड़ा एक अनहोना सा एक मामला है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब इस फर्नेस के इस्तेमाल के अंदर, इस भट्टी के इस्तेमाल के ऊपर भारी सेल टैक्स आयद हुआ, तो इन मुख्तलिफ कंपनियों को, जिसके अंदर बेशतर ग्रुप का ताल्लुक लाहौर से है,
वो फर्नेस के अंदर ना सिर्फ बिजली चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं, बल्कि सेल टैक्स भी चोरी करने के मुर्तकिब पाए जाते हैं, जिसके नतीजे में सालाना कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत सी ऐसी तो भट्टियां मौजूद हैं, फाटा के अंदर भी मौजूद है, जहां से इसको जी भट्टी साहब कब से हो रही है ये चोरी, और कब पता चला कि टैक्स भी चोरी हो रहा है, बिजली भी, गैस भी? और ये जो रेट आप बता रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में घरेलू सार्फिन का भी रेट नहीं है जो फी यूनिट आप बता रहे हैं। तो इतनी सस्ती इनको यूटिलिटीज होने के बावजूद इन लोगों का बिजली, गैस, टैक्स चोरी करना, ये मामला कब से चल रहा था? देखिए, ये सिलसिला तवील अरसे से जारी है, लेकिन जब से पाकिस्तान स्टील मिल्स की बंद हुई उसके बाद इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की। चूँकि फर्नस का जो भट्टियों के अंदर लोहे पिघलाने का अमल था, मुख्तलिफ कंपनियों को खुद से करना पड़ा, तो उसके अंदर फिर बिजली चोरी, गैस चोरी और उसके साथ साथ सेल टैक्स चोरी की अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ये बहुत बासर लोग हैं, इनकी लॉबिंग FBR के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसके नतीजे में इन्होंने एक ऐसा मखसूस सेल टैक्स कलेक्शन का तरीका वज़ा करवा रखा है जो कि दीगर सेक्टर के अंदर इस तरह से नहीं है, जिसके नतीजे में किसी भी ग्रुप को बहुत आसानी के साथ टैक्स चोरी करने का मौका मिल जाता है। हमने जब इसकी मजीद तहकीकात की तो पता चला न सिर्फ FBR के कुछ मुलाजमीन, अफसरान, बल्कि तकसीम का बिजली की तकसीम कार कंपनियों और गैस कंपनियों को अमला भी सारे मामले के अंदर इन कंपनियों के साथ मिला होता है, उनकी मिली भगत से ये सारा काम होता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर 350 रुपए से जायद का शॉर्टफॉल का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा करना चाहते हैं, तो FBR के लिए चेयरमैन FBR, उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए रेवेन्यू हमाद अजहर साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरीके के साथ इस शोबे के अंदर मौजूद लोग जो कौमी खजाने को दोहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिजली चोरी, उसके ऊपर सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, और उनके खिलाफ कार्रवाई करना FBR का ये इख्तियार हासिल है। लेकिन FBR मुस्तैद दिखाई नहीं देता ऐसे कंपनियों के खिलाफ जो जिनका बेशतर का ताल्लुक लाहौर से है, क्योंकि उनके FBR के अंदर बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है, और वहां पर उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी कौमी खजाने को इसी तरीके से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। यही वजह थी कि इमरान खान साहब को यह बयान देना पड़ा कि अगर FBR ने अपनी रविश ना बदली तो शायद उन्हें इस FBR को खत्म करके एक नई FBR को, एक नया एक रेवेन्यू का कलेक्शन का इदारा कायम करना पड़ेगा। ये भारतीय मसनूआत की स्मगलिंग वाला क्या मामला है? देखिए, इस शोबे के अंदर बहुत सी दीगर खराबियां भी मौजूद हैं। जब तक सारे हर जगह के ऊपर फिर रोल आता है FBR का, इन भट्टियों को, इन स्टील मिल्स को स्क्रैप माल रिकॉर्ड चाहिए होता है, कुछ पाकिस्तान से इकट्ठा किया जाता है और बेशतर कंपनियां मुत्तहिदा अरब अमारात और मुख्तलिफ आलमी मार्केट से स्क्रैप इंपोर्ट करती हैं कि हमने अपनी स्टील की मसनूआत तैयार करनी है, हमें स्क्रैप रिक्वायर्ड है। यकीनी तौर के ऊपर कुछ जेन्युइन प्लेयर हैं, लेकिन बेशतर कंपनियां स्क्रैप इंपोर्ट करने के आर में, चूंकि उसके ऊपर आपको को भारी ड्यूटीज अदा नहीं करना पड़ती, वो स्क्रैप इंपोर्ट करने की आर के अंदर उन कंटेनर्स के अंदर भारतीय मलबूसात, भारतीय मसनूआत स्मगल कर ली जाती हैं, तो जिसके नतीजे में कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है, चूंकि स्मगलिंग का बाइस बनती हैं ऐसी कंपनियां जो स्क्रैप इंपोर्ट करती हैं, और फिर यही भारतीय मलबूसात, भारतीय सामान पाकिस्तान की मुख्तलिफ मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी FBR कस्टम्स के अमले की मिली भगत और उनकी गफलत का सामने आती है कि स्क्रैप की आड़ में भारतीय मलबूसात इंपोर्ट कर जाती है, उन्हें भी नहीं रोका जाता। उसके बाद मुख्तलिफ जो ये स्टील मिल्स हैं, यहाँ पर जो सेल चोरी की जाती है वो रोकना भी FBR की ही जिम्मेदारी है। ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दो बहुत अहम खबरें थी और दोनों जो हैं वो स्कैंडल से भरपूर थी, करप्शन से भरपूर थी। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम जो आपको एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, वो रिपोर्ट है आशा भोसले की 21वीं बरसी आज के दिन मनाई जा रही है। जाहिर है कुछ फनकार ऐसे होते हैं जिनका फन बोलता है, जिनका आर्ट बोलता है, जिनकी अदाकारी बहुत दहाइयों तक वो रहती है और वो एक सबक के तौर पर सब लोग उससे सीख रहे हैं। बिल्कुल, और हम जिक्र कर रहे हैं, यस 21वीं बरसी, और हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली हीरोइन की, आशा भोसले। मुझे अगला गाना याद आ गया, वो है माए नी मैं किन्नू आखा। तो ये एक तो आपकी तरफ से जो ओके, मतलब गर्मी आ गई है तो माए नी मैं किन्नू, आपके दर्द का इजहार भी हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत ये शाह हुसैन का कलाम है और मेरा बड़ा फेवरेट है।
हो जाए। यूजुअली इसको मेंटोर और माँ से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, उसमें इसको आप कुछ गा रहे हैं compose और किया। आपके ही गाने के साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आएंगे। बहुत कुछ होगा, लेकिन ब्रेक पर भी आपने कहीं और नहीं स्विच करना, क्योंकि हारिस का गाना आपके लिए। माए नी मैं किन्नू आखां, माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किन्नू आखां, माए नी मैं किन्नू आखां। तू है मेरे मुर्शद वाला, तू है मेरे मुर्शद वाला, मुर्शद वाला, मुर्शद वाला, मुर्शद वाला, मुर्शद वाला, जा पोला तालाल नी, जा पोला तालाल नी, माए नी मैं किन्नू आखां, माए नी मैं किन्नू। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अब हम करेंगे बात इवेंट मैनेजमेंट की, क्योंकि खर्चा जेब से ऐसे निकलता है। तो जनाब अभी हम बात करने जा रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट की। अब हमने सोचा क्यों ना पूरा उसमें आते ना, अब मुझे गुड तो बोले। डीजेस, वाओ वेरी नाइस। हमारे साथ थी गिटारिस्ट दुआ जमील, तो बहुत अच्छा उन्होंने गिटार प्ले किया। लेकिन बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट पे आज हमने बात करनी है। वो बेचारे बहुत से लोग जो साल हर साल पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, पल भर में किधर जाते हैं पता नहीं चलता। मेकअप, कपड़े, खाना, इवेंट का इंटीरियर डिजाइन, पता नहीं कहाँ पैसे लगाते हैं। और फिर कोरियोग्राफर, डांस वाला आ रहा है, थीम सिलेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, कैसे मैनेज होता है भाई? और ये जो इवेंट होता है, कोई एक इवेंट भी नहीं होता, यानी बारात का इवेंट नहीं होता। बहुत से इवेंट्स होते हैं। ब्राइडल शावर, हाँ ब्राइडल शावर शुरू करते हैं। यस, ब्राइडल शावर हो गया, कहीं कहीं फिर उपटन भी होता है, मेहंदी होती है, बारात, वलीमा, फिर उसके बाद और बड़ी गेट टुगेदर। और अच्छा, फिर इसमें भी गैप होता है, कुछ गेट टुगेदर हो रही होती है, फ्रेंड्स की पार्टी हो रही होती है। तो ये बहुत सारे इवेंट्स में बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। और अगर दूल्हा दुल्हन की बात करें तो उनकी ड्रेस, लाखों में ड्रेस तैयार होता है, जो कि आजकल की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद और एक ही दफा पहनने के बाद वो बंद होकर अलमारियों के कोनों खुदरों में चला जाता है। ऐसे ही है। और वो जिंदगी में कभी दोबारा काम नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, ऐसा क्यों होता है? सबसे दूल्हे का जो मेकअप होता है वो होता है कोई लाख के करीब। और उसके बाद दूल्हा बेचारा थक जाता है, तो वो मुंह दूल्हे का मेकअप क्या होता है? क्योंकि वो काम भी साथ कर रहे होते हैं। क्या होता है? 1 लाख का मेकअप होता है दूल्हे का। और दुल्हन का? दुल्हन का मेकअप सिर्फ 20,000 का होता है। तो इतना बड़ा झूठ। 2-2, 2.5 लाख रुपए के मेकअप होते हैं। आज हम मुश्किल हल कर रहे हैं। मुश्किल हल इस तरह करेंगे बेसिकली कि ये तकरीबात जो होती हैं शादी ब्याह की, इसमें कितना खर्चा मुनासिब होता है, कितने मुनासिब खर्चे और बहुत अच्छा फंक्शन कर सकते हैं अपना। तो बेसिकली कुछ एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है। अभी हम बात करेंगे इवेंट मैनेजमेंट से। इवेंट मैनेजर हैं हमारे साथ साद कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। और मायदा हैं, इवेंट मैनेजर हैं आप भी, द यंग टैलेंट।
तो हम इनसे मशवरे लेते हैं कि कट डाउन कैसे करें। 15-15, 20-20 लाख रुपए के फंक्शन को हम 5-5, 6-6 लाख में कैसे कर सकते हैं? तो माहिदा से स्टार्ट करते हैं। Yes. माहिदा, यही सवाल कि कम खर्च में अच्छा इवेंट कैसे मैनेज होता है और आपका क्या एक्सपीरियंस है, कौन कौन से इवेंट आपने मैनेज किए हैं, डेकोरेट किए? बेसिकली ज़्यादातर मैंने जो काम किया है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर किया है। कॉन्फ्रेंसेस हो गई, सेमिनार्स हो गए, उसके अंदर वर्कशॉप्स हो गई। लेकिन जिस तरह से आप बात करें 15-20 लाख के खर्चे को कम से कम लाने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि आप उन गेस्ट को बुलाएं जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है कि हम अपनी खुशियों में सिर्फ उनको शामिल करते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसको कस्टमाइज़ करते जाओ। जितना आप कस्टमाइज़ करते जाएंगे उतना जो चीज़ आपको एक्चुअल में चाहिए आप वो लें। ये जो कस्टमाइज्ड ट्रेंड है बेसिकली इसने ना जेबों पे ऐसे डाके डाले हैं। क्यों साथ साहब, एम आई राइट कि कस्टमाइज फंक्शन करो ऐसा जैसा कहीं ना हुआ हो ना कभी होगा। एग्जैक्टली ये लोगों ने ना बेंचमार्क बना लिया हुआ है हमारी आवाम ने कि अगर उसने इतना अच्छा इवेंट किया था तो हमने भी वही करना है, चाहे किसी से उधार लेके करना पड़े। तो ये हम लोगों ने ना इसको ट्रेंड बना लिया, अपना ट्रेंड सेट कर लिया। ये होना नहीं चाहिए। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ कि जस्ट टेल मी योर बजट, हम उसमें आपको जितना बेस्ट दे सकते हैं वी विल ऑफर यू। तो आपकी बेस्ट ऑप्शन भी यही होती है कि क्लाइंट्स को आप जो है ना जो वो चाह रहे हैं वो डिलीवर कर दें विद इन देयर बजट। सही। तो एक्सीड करेगा तो डेफिनेटली उनके लिए भी प्रॉब्लम है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। जी, लेकिन कस्टमर की तो बात होती है, लेकिन जो इवेंट प्लानर होते हैं वो भी बहुत उनके रेट्स हाई होते हैं। वहाँ पर भी जाके कोई 10 जगह देखना पड़ता है कहाँ रेट मुनासिब मिले होगा और कहाँ अच्छी डेकोरेशन या अच्छा इवेंट आपका और ऑर्गेनाइज उनके फंसाने की टैक्टिक्स क्या होती हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं वो तो फिर हमें अपना बताना पड़ेगा ना टैक्टिक्स आपको। तो इसमें ये है कि मैं बेसिकली ज़्यादा देख रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर्स को। अच्छा। तो उसमें काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, स्टॉल फैब्रिकेशंस हैं। वेडिंग्स मैं करता ज़रूर हूँ लेकिन सिर्फ दोस्तों की। ओके। तो लेकिन जितना अच्छा हो सके उनको बेस्ट पैकेज, कोरियोग्राफर, तो सारा कुछ करके देते हैं हम लोग। उसमें जो है वेडिंग प्लानिंग जो है वो एक अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर इट्स डिफरेंट। बट जो है ना हमारे लोग कॉर्पोरेट को और वेडिंग को मिक्स करते जा रहे हैं। सिंगर्स बुलाते हैं, वही सारी चीज़ें जो हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो रही हैं वही वेडिंग में आ रही हैं। इवन यहाँ पे वेडिंग्स जो हैं वो अब डेस्टिनेशन वेडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं और वो 2-2, 3-3 करोड़ का एक फंक्शन हो रहा है। ओह माय गॉड। तो वो बेंचमार्क बन चुका है। तो उसको जो है ना हमारा ये है कि मिडिल तबका जो है उसको अडॉप्ट करके वो फिर अपना दिमाग ख़राब कर लेता है और फिर बेचारे बाद में फंस जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही फंस जाते हैं। उधार भी पकड़ लेते हैं और सारा। माहिदा आप जो है वेडिंग एक्सपीरियंस कितना? हाँ, थोड़ा सा है लेकिन मैंने बहुत वही बात है फ्रेंड्स की ही करवाई हैं ज़्यादा, फ्रेंड्स या फैमिली। ओके, साथ जो हैं वो कॉर्पोरेट ज़्यादा क्लाइंट्स आपके और आपके? मेरे एजुकेशनल सेक्टर की ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं सही। और इस तरह से ज़्यादा काम वर्किंग। तो आपने जो कोर्स में पढ़ा उसमें आपको बताया गया कि आपने किस तरह से क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है कि कम खर्च बाला नशी वाली बात। हाँ। कि आपने एक अच्छा इवेंट भी करना है और खर्चा भी उनका कम हो। उनको इस तरह से बताया जाता है जो वो डिमांड्स कर रहे होते हैं उनको उसका अल्टरनेट अगर हमें पता लग जाता है कस्टमर को देख के कि उनका इतना बजट नहीं है, वो बस लोगों को देख के उसकी चीज़ों को देख के वो कह रहे हैं हमारे पास भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हम कम खर्च के अंदर ना उसको इस तरह से प्लान करते हैं कि वो हम उसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं अगर ये चीज़ करें ना तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, वहाँ से पिक्चर्स के अंदर ज़्यादा अच्छी आएगी। तो वो फिर इस तरह से होता है ताकि वो जो कस्टमर होता है हमारा वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो वो जो आपने एक वो उसको क्या कहते हैं कार्ड, रेट कार्ड समथिंग होता है जिस पर लिखा होता है कि पहला पैकेज इतने का है, दूसरा पैकेजेस। यस। तो वो क्या होता है? इसका मतलब वो तो बाउंड कर रहा होता है कस्टमर को, नहीं कि आप या ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। उसमें पता है कि अब कस्टमर भी तेज़ हो चुके हैं। यानी मैं अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूँ ना तो दे टुक 5 कंपनीज और दे टुक प्रपोजल फ्रॉम द 5 कंपनीज और आउट ऑफ 5 कंपनीज दे सिलेक्ट 1। तो बजट अक्सर कंपनीज ऐसे होते हैं अपने बजट जो है हमें ईमेल में एलोकेट कर देते हैं। लेट्स से जी इट्स 2 मिलियन। तो 2 मिलियन में जिसका बेस्ट प्रपोजल होगा उसको जो है ना वो हमारा जो है कंपनी का इवेंट मिल जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं कराची से, आदिल, उनसे बात करते हैं। आदिल, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछना चाहता हूँ इवेंट मैनेजमेंट के मतलब अव्वल तो ये सब्जेक्ट क्या आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है? दूसरा, इवेंट मैनेजमेंट शादी की जो तकरीबात पे जो अखराजात उठते हैं एक कम से कम कितने में हो जाता है इवेंट जिसमें तमाम अखराजात शामिल हों? तो इवेंट मैनेजमेंट के उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो हमें बताया जाए ताकि। आदिल, आपकी शादी होने वाली है?
कोई जी ऐसा ही है। ओके, तो आप शादी हॉल्स या फिर आउटडोर केटरिंग वाले कोई कंसल्ट कर रहे होंगे, राइट? तो आज आप आउटडोर हमारा इंतजाम शो हो, देखते रहे, सब कुछ आपको आउटडोर मिलेगा। हो और इंडोर ना हो तो आउटडोर के अखराजात क्या है, चीजें क्या है आदिल? और कैसे चीजें मैनेज की जाती हैं। आदिल, बजट क्या है आपका? बजट तो ये बताएंगे ना पहले, तो मैं अपना बजट पहले बता दूं तो मैं क्यों बताऊं? वो बेसिकली ये लोग कह रहे हैं कि क्लाइंट बजट बताता है, फिर उसके मुताबिक हम इवेंट प्लान कर देते हैं। तो आपका बजट क्या है? मैं इतना ओपनली बजट नहीं बता सकता, मेरे ससुराल वाले भी सुन रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं बजट नहीं बताऊंगा। पहले मैं इनका नंबर मुझे दे दीजिएगा, मैं इनको कॉल कर लूंगा। डन डन आदिल, थैंक यू चलिए, फॉर हमारी कॉलिंग फ्रॉम टीम आपसे कराची। contact करेगी। हाँ बिल्कुल, एक और कॉलर है हमारे साथ लाहौर से। वो है हमारे साथ लाहौर से कॉलर है काशिफ। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? जी ठीक मील भाई। ठाक, ठीक ठाक। काशिफ, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब हमारे जो इवेंट्स हैं इनमें कौन कौन सी ऐसी फजूलियात हैं जिनके बगैर भी हम बहुत अच्छा इवेंट कर सकते हैं और जो बजट है वो भी कम किया जा सकता है, शादी के अलावा जो दूसरे इवेंट्स होते हैं उनमें भी। सही सही, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, टू द पॉइंट। काशिफ, थैंक यू फॉर कॉलिंग फ्रॉम लाहौर। हम जरूर पूछते हैं। अब मैदा, आप बताएं। जो फजूल खर्चे होते हैं बेसिकली वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला है ये। अब अगर आप मेहंदी का फंक्शन देखें, उसके अंदर आपको देखेंगे डांसिंग फ्लोर्स होते हैं, वहाँ पे अगर हम फ्लेक्स लगा दें, डांसिंग फ्लेक्स लगा दें, तो वो एक बहुत बड़ा बजट जो है आपका वो ख़त्म कर देता है वहाँ पे, कि वहाँ से पैसे निकाल देता है आपके। दूसरी चीज़ ये होती है कनोपीज़, कहते हैं कि हमें यहाँ पे भी कनोपी चाहिए, हमें वहाँ पे भी चाहिए। अगर उसके वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होती है, उसके अलावा अगर हम लोग कुछ गुलदान रख दें या कोई फ्लावर्स रख दें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनको सेटिस्फाई करना क्लाइंट को बहुत मुश्किल होता है इस तरह से। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं, मतलब अगर हमें कोई अपना बजट बताता है वही बात है, तो हम उस बजट के अंदर रहते हुए उनको एक ऐसी डेकोरेशन दिखाते हैं जिसपे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, 10 लाख का बजट है और क्या 10 लाख के बजट में मेहंदी, बारात और वलीमा हो सकता है? और गेस्ट हैं 200 to 300। देखिए, डेफिनेटली वो हो सकता है। वही बात आती है कि आपको चीज़ें कट डाउन करनी पड़ती हैं। अगर आप कहेंगे कि इवेंट भी आपको जो है ना वो बहुत लेवल का चाहिए और जो है आपको खाना भी बड़े लेवल का चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। उसमें ये होता है कि वही इवेंट मैनेजमेंट होता क्यों है, इसीलिए तो हम लोग होते हैं कि आपके बजट में आपको एक बेस्ट ऑप्शन हम लोग दे 10 सकें। लाख में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? क्या जो क्या आप हो offer सकता है करते 10 हैं? लाख में? हाँ देखिए, उसमें जो है ना, एक तो खाना सबसे पहले मेन कोर्स जो होता है, मेन मेन्यूज़ आ जाते हैं खाने के। उसके बाद जो है स्टेज होता है, सबसे बड़ा जो मेन टास्क होता है स्टेज। अच्छा, ये स्टेज पे क्यों आजकल इतने पैसे लगना शुरू हो गए, ये बताएं जरा, ये क्या ट्रेंड है? पीछे फ्लैक्स लगा के प्रिंट करा के भी तो अच्छी पिक्चर्स आ सकती हैं ना। डेफिनेटली हमारे देखें पेरेंट्स, जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने शादियां की हैं, उन लोगों की हुई हैं, तो वो तब ऐसा नहीं होता था ट्रेंड। अब ट्रेंड चेंज हो गए हैं। तब वो ही होता था जो होता अपना नाई होता था, जिसको कहते थे देगे पकाने वाला, उसी ने करना है, शादी हॉल वालों ने करना है। लेकिन अब जो है ना वो चीज़ें थोड़ी इन्हांस हो गई हैं, इनोवेशंस आ गई हैं चीज़ों में, तो वो चेंज हो गई हैं। तो उसी को देखते हुए ना हम लोग इस फील्ड में आए। एक तो मैं उनके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा कि इवेंट मैनेजमेंट जो है ना, एज सच सब्जेक्ट अभी तक यहाँ पे नहीं आया। तो आई स्टडीड MBA मार्केटिंग, तो उसके बाद जो है ना मैं खुद ही इस फील्ड में आया। और बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ आर्ट्स एंड मैनेजमेंट एग्जैक्टली एंड हॉस्पिटैलिटी। एग्जैक्टली ये तीन बेसिकली आपके वो हैं Exactly. जिनको मिक्स करके जो है ना वो इवेंट और मैं यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहूँगा कि वो ये कहते हैं हमारे यंगस्टर के जी ये फील्ड में रेफरेंस चाहिए होते हैं। सो कोई रेफरेंस नहीं चाहिए होता। मेरा पहला जो प्रपोज़ल हमने बनाया था हमारी टीम ने, तो जो है ना वो विदाउट एनी, हम लोगों के पास विजिटिंग कार्ड भी नहीं था, हम लोगों के पास जो है ऑफिस भी नहीं था। वी यूज़ टू सेट इन मैकडोनल्ड्स। और उसके बाद हम लोगों ने क्लाइंट को पिच किया हमारा आइडिया 2-3 क्लाइंट्स को, और वो उनको अच्छा लगा, और हमने जो है ना अपना पहला इवेंट तब किया था स्पॉन्सरशिप बेस्ड। अच्छा, इसका मतलब दुआ ये है कि बस सिर्फ आइडिया के पैसे होते हैं, खर्चा इतना नहीं होता। मतलब इनोवेशन क्या है, आपने उस आइडियाज के पैसे लेने हैं। एग्जैक्टली। खर्चा कितना आ रहा है दैट डजंट मैटर, क्योंकि डिफरेंट हम आइडिया देते हैं कि जो बिल्कुल एक ही हट के चीज़ होती है, हम उसका आइडिया देते हैं, फिर वो अगर तो चीज़ इसका पसंद मतलब आती है है मैं भी बन सकती हूँ। हाँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। और
अच्छा, अभी आप जैसे बात कर रहे थे, हम जैसे आपने बात की कि 10 लाख की ऑफर में आप क्या, उसमें फोटोग्राफर भी होता है, मेकअप जी फोटोग्राफर भी होता है, मेकअप आर्टिस्ट भी आ जाता है, फिर वीडियो भी आ जाती है। अच्छा, मेकअप दोनों का होता है, ग्रूम और ब्राइड दोनों का? एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो वीडियो, जो वीडियो है ना, वीडियो में हमारा ये है कि वीडियो में अब बड़ा कुछ आ चुका है। पहले एक सिर्फ कैम यूज़ होता था, अब उनको DSLR शॉट चाहिए, जिब चाहिए, इवन जिब भी यूज़ हो रही है वेडिंग्स पे, फिर स्क्रीन्स लगा के वो भी यूज़ हो रही है वेडिंग्स पे, ड्रोन्स, एग्जैक्टली ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वेडिंग्स पे अब यूज़ हो अब रहा है। तो भाई घर घर में पता है SMDs तो क्या और है। उसके बाद आप एल्बम तैयार करके देते हैं, जी वीडियो एल्बम सब होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, वीडियो शॉट्स निकलते हैं। अब तो प्री एंड पोस्ट कवरेज भी आ चुकी है कि जी मैंने प्री वेडिंग कराना है तो बादशाही मस्जिद में कराना है प्री, और पोस्ट फिर बाद में थाईलैंड जाके कराना है। तो वो जो है ना इस तरह के ये ट्रेंड्स सब आ कुछ चुके 10 हैं। लाख में पॉसिबल नहीं, ये सब कुछ नहीं पॉसिबल। 10 लाख में क्या पॉसिबल है? 10 लाख 10 लाख में समझ लें एक सिंपल सी वेडिंग, अच्छी सी मेहंदी, अच्छा सा एक वलीमा, ये चीज़ अच्छी सी पॉसिबल है। मेहंदी से क्या मुराद? अच्छी सी सिर्फ मेहंदी ऐसे में वो पीले काले क्या होते हैं, पीले हरे फूल लगे होंगे, बस यही। हाँ, गेंदे के फूल लगे होंगे, इस तरह थोड़ी कुछ सी समझ मेहंदी लें। होगी। एक डांस फ्लोर होगा, छोटा सा लाइटिंग होगी, तो वो जो है ना एक फैमिली इंजॉय कर सकती है। उसमें हम लोग आपको ना पता है 10 लाख कमाने में ना कितना वक्त लग जाता है? डेफिनेटली वो हम भी कमाते हैं, लगता तो है। हमारी तो जान निकल जाती है उस 10 लाख को कमाने के अंदर। और ये भी होता है ना कि आप अपने घर में इवेंट्स ज़्यादा अरेंज करें, बजाय इसके कि आप शादी हॉल्स के अंदर जाएं, उसके अंदर इतना पैसा वहाँ पे लगाएं। घर ले लें। अच्छा, ये ट्रेंड अब है, अब बहुत घर कम ले हो रहा ले या है। अपने घर में कर। अगर अपने घर में इतनी जगह नहीं है तो किसी फ्रेंड का कोई बड़ा घर होगा, आप उसके अंदर कर लो, आप छत पे कर लो अगर मेहंदी के फंक्शंस हैं इस तरह के, क्योंकि उसमें कम खर्चा आता है। कम खर्चा आता है, बहुत कम खर्चा आता है उसके अंदर, क्योंकि आपका तो वेन्यू बहुत कॉस्टली पड़ जाता है आजकल कि हम। अच्छा, मुझे ना ये बताएं आप, आजकल डेकोरेशन जो है इंटीरियर, उस पे ना लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, और करवाने वाले करवाते हैं। रिबन्स लटके हैं, अम्ब्रेलाज हैं, तोते हैं, मैना है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें लटका के, और लाइक मिरर फ्लोरिंग हो जाती है उसकी, और बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन पैसे सुन के बहुत अजीब लगता है, क्योंकि छोटे से छोटा इवेंट भी ना ऐसा 15-20 लाख नॉर्मल सी बात है। 40-50 लाख तक, 1-1 करोड़ तक के इंटीरियर्स जाते हैं कि जी कालीन वाइट होना चाहिए, सोफा सिटिंग ये वाली होनी चाहिए, चेयर एक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन अगर किसी की ख्वाहिश है कि भाई इतना अच्छा महंगे वाला फंक्शन मैं भी करवाना चाहता हूँ, तो उसको कम बजट में कैसे कर सकते हैं? देखें, इसमें ये है कि मेरे पास तो टीम है इसकी, मेरी पार्टनर है नाजिश, तो वो क्या करती हैं, जब हमारा इंटीरियर का कोई काम आता है तो वो शालमी चली जाती हैं फ़ौरन। तो वो वहाँ से जाके जो जो चीज़ें रिलेटेड चाहिए होती हैं वो वहाँ से परचेज़ करती हैं, और फिर जो है ना वो जो हम लोग किसी महंगी जगह से लेनी है वो महंगी से, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि शालमी से सारी चीज़ें ले लें, ताकि विद इन जो है ना लो बजट जो है ना हम क्लाइंट को बेस्ट चीज़ ऑफ़र कर सकें। तो वो इस तरह है कि आपको मार्केट्स का पता होना चाहिए, आपको जगह का पता होना चाहिए जहाँ से चीज़ें आपको सस्ती मिल सकती हैं, अदरवाइज वही एक चीज़ आपने है। अच्छा आइडिया दिया, और अगर आपके ज़हन में ऐसे आइडियाज आते हैं तो आपको किसी इवेंट प्लानर की जरूरत ही नहीं Exactly. आप खुद भी कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं। शालमी चले जाए, शालमी आप बता रहे हैं, वहाँ ये सब शालम कुछ मिलता है, सस्ती चीज़ें ले और लें। वहाँ से ले ले। पहले तो यही ट्रेंड होता था कि घर वाले ही मिलके करते थे, फिर अचानक ही बूस्ट मिला है इस चीज़ को कि इवेंट मैनेजर्स आ गए हैं। एग्जैक्टली, पूरी टीम्स आ जाती हैं। तो हमारे खवातीन के लिए कितना स्कोप है इसमें? खवातीन के लिए स्कोप है अगर वो मेहनत कर सकती हैं, अगर वो मेहनत नहीं कर सकती तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बातें सुनी थी, तुम तो बच्ची हो, तुम क्या कर लोगी, तुम इतने बड़े इवेंट को हैंडल कर लोगी, तुम यूनिवर्सिटी में काम कर लोगी। मेरे साथ मेरे को फाउंडर होते हैं हसान साजिद, उन्होंने सपोर्ट किया, हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया इस काम को। फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फेस्टिवल्स कराए हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं, बड़े बड़े मतलब उनको एंकर्स चाहिए होते हैं, हम एंकर्स की वर्कशॉप्स करवाते हैं। अच्छा, तो क्या ऐसा भी होता है कभी कि क्लाइंट पैसे ना दे? बहुत दफ़ा, अब मैं नेम नहीं लूँगा यहाँ पे, बड़ा बहुत दफ़ा फ्रीक्वेंटली होता है ये। फ्रीक्वेंटली हमारा एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक जो है ना मसला ये है कि हमें पेमेंट्स आती हैं 40 डेज़ बाद, 60, तो वो पीओज मिल जाते हैं, ये इट्स देयर रूल। तो अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज डू दैट कि आपको पेमेंट जो है वो आनी बाद में है, पहले आइदर इट्स अ 1000 इवेंट और 1 मिलियन इवेंट आपको अपने पास से करना है। एडवांस वगैरह मिलता है? एडवांस कुछ कंपनीज देती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं देती। और कुछ कभी ऐसा हुआ है कि प्रॉमिस 10-15 दिन का है, लेकिन 2-2, 3-3 महीने गुजर गए हो, पैसे ना आए, ऐसा होता है? काफ़ी दफ़ा होता है। ओह माय गॉड, ये तो इसका मतलब है फिर तो आप सही चार्ज करते हैं।
कभी ऐसा डूब गए हो, पैसे मिले ही ना हो? हाँ, एक दो दफा ऐसा भी हुआ है? तो ये वेडिंग इवेंट्स में भी होता है ऐसा? अल्लाह का शुक्र है क्योंकि फ्रेंड्स की कराई है मैंने, तो ऐसा नहीं हुआ मेरे अच्छा, साथ। फ्रेंड्स ने नहीं दिए? नहीं, फ्रेंड्स दे देते हैं, मतलब वो एक जाहिर सी बात है, पैसे के अंदर फ्रेंडशिप बहुत जल्दी खराब हो जाती है। सही। तो ये जो आपके पैसे डूबते हैं या बहुत लेट मिलते हैं या मिलते नहीं हैं, उसमें क्या होता है? आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर काम पसंद नहीं आता? काम पसंद नहीं आता, वो क्यों लटकाते हैं? जब देखिए, आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ये पैसे हाँ। देंगे, फिर क्यों नहीं देते? उसमें ये होता है कि जो है ना, उनके जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, इनका प्रोसीजर बहुत जो है ना प्रोलॉन्ग्ड है कि पहले मैनेजर ने अप्रूवल देनी है, वहाँ से अकाउंट्स वालों ने अप्रूवल देनी है, फिर सीईओ के सिग्नेचर होने हैं। तो अगर लेट से जी सीईओ मुल्क से बाहर हैं तो वो आपको वेट करना पड़ना है, अगर मैनेजर नहीं है तब भी आपको वेट करना पड़ना है। सो दिस थिंग टेक्स टाइम। ये कंपनीज का मसला होता है, गेट पासेस होते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि फिर वो बहुत से लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं, वो फॉर्म फिल कर, उसमें कई दिन लग जाते हैं नॉर्मल काम के लिए भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बस क्यों यस, इट्स ट्रू। वाकई आपको एक ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वाकई इसी तरह करता है। लेकिन क्या आपने जो बाइंग करनी होती है, आप भी फिर आगे ऐसे ही करते हैं? नहीं, हम लोगों का कुछ चीज़ों के वेंडर्स होते हैं जिनको जो है हम लोगों ने करना होता है कि ऑन स्पॉट पेमेंट है। अदरवाइज़ बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट बेसिस पे चल रहे हैं, कुछ वेंडर्स, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप बना हुआ है, तो उनके साथ हमारा चल जाता है, लेकिन सबके साथ नहीं चलता। अभी रिसेंटली आई मेट एन इंसिडेंट, हमारा एक इवेंट था तो वहाँ पे मार्की गिर गई, तो जो है ना मार्की पूरी गिर गई, तो सब कुछ हमारा तबाह हो गया। लेकिन क्लाइंट जो हैं वो दे आर नॉट कोऑपरेटिंग, सो वो होता रहता है इश्यूज बहुत सारे होते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको बचत फिर कितनी होती है? बचत उसको ना पूछे, बहुत होती है। जब अगर हमारे पैसे डूब जाते हैं तो 1 रुपया भी नहीं होती, अगर बचने पे आए तो फिर लाखों हो जाते हाँ, हाँ, हैं। ये देखा, ये पॉइंट है, अगर बचत होने लगे तो लाख हो जाती है। कॉलर है हमारे साथ। यस, कॉलर हमारे साथ कमालपुर से अरसलान। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। सर, ये मैंने आपसे पूछना था, इस लाइन में अगर आना हो तो क्या तरीकाकार है? पढ़ाई के हवाले से या एक्सपीरियंस के हवाले से? नहीं सर, ये जॉब के हवाले से। जॉब के हवाले से। ओके, तो अरसलान क्या पढ़ा हुआ है आपने, कितना पढ़े हुए हैं, क्या करते हैं आप? मैं सर आईकॉम क्लियर है मेरा, तो बीकॉम मैंने छोड़ दिया था। हाँ, कोई भी काम मिल गया तो अच्छा था। ठीक है अरसलान, ठीक है, थैंक यू, आपने कॉल की। अच्छा है अगर आप एडजस्ट करवा दें अरसलान को। नहीं, डेफिनेटली मेरे पास जो है ना पूरी टीम है, इंक्लूडिंग फ्रॉम 3D डिज़ाइनर टिल द एग्जीक्यूशन मैनेजर। तो आईकॉम किया हुआ, जरा उसमें अकाउंट्स वालों का मुझे ज़रूरत है आजकल, तो क्योंकि वो बहुत पेमेंट्स वाले लोग हैं जिनसे रिकवरीज करनी है मैंने। ये तो बेहतरीन हो गया। टीम नंबर शेयर कर लेती है, तो आप एक दफा उनसे कांटेक्ट करें। अरसलान, आप पूछ रहे थे एंट्री किस तरह होनी है, इंशाल्लाह आपकी जॉब ही हो जाएगी। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। आपने देखते रहना है सबसे सवेरे पाकिस्तान। स्टे विद अस। दिल बिना इजाजत ही मोहब्बत कर गया, गुस्ताख दिल बिना मोहब्बत ही मोहब्बत कर गया, वादों से मुकर गया, दिल दिल से उतर गया, बिना इजाजत ही मोहब्बत कर गया, गुस्ताख दिल, 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 गुस्ताख दिल। जो इसकी राह पे चलता है
मौत के घाट उतरता है, ये खुद ही रुखसत करता है, ये खुद ही आहें भरता है। पुरानी लैला से ये दिल कभी जब धोखा खाता है, नई एक हीर दिखा के फिर इसे ये लूट ले जाता है। लगता था सुधर गया, गलती फिर से कर गया, बिना इजाजत ही मुहब्बत कर गया। गुस्ताख दिल, गुस्ताख दिल, गुस्ताख दिल, गुस्ताख दिल। अरे वाह जी, गुस्ताख दिल, बहुत अच्छा आपने गाना गाया हारिस, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं इसके। लेकिन मुझे गुस्ताख दिल से मुशाक दिल याद आ गया। मुशाक तैयारे से ना गुस्ताखियां याद आ गई। कौन सी वाली गुस्ताखियां? मुशाक तैयार है ना हमारा, तेज तरीन, उसी तरह दिल। याद नहीं आया आपको? मुशाक नई टेक्नोलॉजी है ना। ओके, तो हम बात कर रहे हैं उस मौसम की जिसका गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां से कोई लेना देना नहीं होता। अपना मौसम होता है, इसको कहते हैं शादी का मौसम। तो शादी के इस मौसम में जहां गर्मी में पसीना बहता है, शादी के मौसम में पैसा बहता है, ऐसे पानी की तरह बहता है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्यों इतना पैसा बहता है। तो जनाब अभी इस घंटे में हमारे साथ हैं माहीन, मेकअप आर्टिस्ट, और पहले भी आप हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं। आप थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ होंगे जुहेब इस्लामाबाद से। उनसे हम केटरिंग पे, बेसिकली खाने पे बात करेंगे कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है और उस पर कितना खर्चा मुनासिब होता है, कितना बहुत ज़्यादा लग जाता है उस पर। ओके, रुबाब खलीक फैशन डिज़ाइनर और अम्बरीन इब्राहिम फोटोग्राफर। तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम चीजें हम कवर करने जा रहे हैं ना शादी से रिलेटेड। मैक्सिमम नहीं, सारी ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीजें जो हम कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत से इश्यूज होते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम कुछ मसाइल पर बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देता है उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनका सोशल जो सेक्टर होता है वो ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि उनकी शादी का इवेंट बहुत अच्छा हो उनको कि वो बहुत अच्छा हो, और वो उस चीज़ से मजबूर होकर महंगे की तरफ जाते हैं। और फिर एंड में क्या होता है कि बहुत लाखों के कर्ज उन पर होते हैं। तो ये जो मजबूरी है, क्या हम इसको कम में भी कवर कर सकते हैं कि अगर मेकअप लाखों में हो रहा है तो क्या वो ऐसा पॉसिबल है कि वो कम में हो जाए? और दुल्हा दुल्हन का, जी बिल्कुल, दुल्हा दुल्हन का जो ड्रेस है वो लाखों में होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अच्छा ड्रेस हजारों में हो जाए? और इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट फोटोग्राफी, जो यादें होती हैं जिनको मेमोरीज कहते हैं, आजकल तो वो मेमोरीज जो हैं वो भी लाखों में पड़ती हैं। यस, तो वो भी हजारों में होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तस्वीरें बोलें, लेकिन लोग कहते हैं ना ऐसी तस्वीर होनी चाहिए, तस्वीरें बोलें कि हमारा इवेंट कैसा था। बोलें भी, सस्ती भी हो। तो सबसे पहले क्या मेकअप की बात करेंगे? बिल्कुल, मेकअप की बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। माहीन, आयशा आपका नाम है, माहीन के नाम से आप पहचानी जाती है, तो इसलिए वो फिर जो भी नाम आप बोला जाएगा। मेकअप क्योंकि इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, उस दिन सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है दुल्हा दुल्हन दोनों की कि सबसे अच्छे लगे। मैं वो ये भी सो रही थी, सिर्फ दुल्हा दुल्हन की कमी है तो वो भी किसी को आना चाहिए था, एक कपल को भी, ताकि वो भी बता दे कि हाँ जी उनकी क्या चॉइसेस हैं। बिल्कुल, तो ये मैं आपसे ये एक्चुअली पूछना चाह रही थी। आम मेकअप आम दिनों में भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, बस हेयर स्टाइलिंग और दुपट्टा सेटिंग ज़रा डिफरेंट होती है। तो उस दिन का जो मेकअप होता है वो लाखों तक क्यों पहुँच जाता है? एक्चुअली दुआ ये होता है कि हमारा थोड़ा सा जो ड्रेस है, आप देखें ना, वो ट्रेडिशनल है। हम लोग बहुत जिस तरह से बाहर लोग वाइट ड्रेस पहनते हैं या उसके साथ लाउड मेकअप नहीं चाहिए होता या डार्क मेकअप नहीं चाहिए होता, हमारा जो ड्रेस है वो ट्रेडिशनल है। और आप बाहर भी जाएं तो हमारे मेकअप्स जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो ढूंढते हैं हमें कोई पाकिस्तानी इंडियन मेकअप आर्टिस्ट मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ के लोग हमें नहीं समझते कि हमें ग्लिटर चाहिए, हमें रेड लिपस्टिक, हमें रेड कलर चाहिए। मतलब हम लोग इतने अपने वो बारात के मेकअप को लेकर, फर्स्ट डे के मेकअप को लेकर इतने एक्साइटेड होते हैं कि हमने रेड जोड़ा पहनना है, आज हमने मैरून जोड़ा पहनना है, आज हमने गोल्ड्स में जाना है और ग्लिटरी आइज चाहिए। तो ये सारी जो चॉइसेस हैं ये हमारी मतलब हमारे साथ साथ ही यंग होती हैं, ठीक है ना। एक जो ब्राइडल होती है ना उसके बड़े मतलब मैंने देखे हैं उसके बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं जो उसने उस दिन पूरी करनी होती हैं। तो रेड कलर का मेकअप बहुत मुश्किल है। आप देखिए हम नॉर्मल रूटीन में भी रेड कलर पहने ना तो बड़ा मुश्किल से हम कैरी करते हैं, ठीक है ना। ब्लैक कलर इजी है,
वाइट भी इजी है, बट रेड कलर बहुत मुश्किल से हम कैरी करते हैं। तो उसका मेकअप इसलिए मुश्किल होता है कि वो एक सीनियर आर्टिस्ट करता है और डेफिनेटली वो बड़ी प्रैक्टिस के बाद और ब्राइडल्स पकड़ते हैं। आप कहीं जाएं, कोई नॉर्मल सा मतलब कोई जूनियर आर्टिस्ट ब्राइडल नहीं करेगा किसी भी सैलून में। होगा ही नहीं उससे, कोशिश भी करेगा, कोशिश करेगा लेकिन वो फिनिशिंग नहीं होगी। देखिए पैसे जो होते हैं ना वो फिनिशिंग के होते हैं। वो मैं हमेशा कहती हूँ इस हाथ के हैं, मेकअप के नहीं है। मेकअप तो इतना सा लगना है, और हाथ की भी सीनियरिटी के पैसे। यस उसके, क्योंकि इसी तरह डॉक्टर्स हैं, इतना पढ़ने लिखने के बाद जाकर वो एक मकाम पे पहुंचते हैं और वो इतने बड़े सर्जन्स हैं, तो वो अब अगर कम प्राइस में काम करेंगे ना तो उनका म्यार भी गिर जाएगा। अच्छा नहीं माहिन, हम ये नहीं चाहते कि सीनियर लोग कम प्राइस में काम करें। हम बेसिकली वो लोग बेचारे जिनकी ख्वाहिशात जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जितना हो सकता है हम मतलब एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग से चलें, लेकिन ड्रेस भी कई दफ़ा इतना मज़े का होता है कि उसके साथ मेकअप का भी मज़ा आता है ना, मेकअप भी अच्छा होना चाहिए। तो वो फिर आप पे डिपेंड करते हैं आप किस मेकअप आर्टिस्ट को बुक करते हैं, हायर करते हैं, किस ज्वेलरी को, क्या ड्रेसेस, क्या। आपसे ऐसी टिप्स लेनी है कि वो लोग जिनकी जेब में पैसे कम होते हैं लेकिन ख्वाहिशात बड़ी बड़ी हैं, तो उनके लिए टिप्स देनी है आपने, ठीक है, कि वो कम खर्च में मैं फिर ये कहूँगी कैसे अच्छा दिख सकते हैं। कम से कम मेकअप, देखिए हमेशा कम से कम मेकअप में आप खूबसूरत लगते हैं। देखिए लिपस्टिक भी लगानी है, ब्लश ऑन भी करना है, बेस भी करनी है, आई शेड्स भी लगाने हैं, लेकिन मैं लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि वो काम करें जिसमें आप बस खूबसूरत लगें। ये बिल्कुल मत करें कि आज शादी है और आज बहुत मेकअप करना है, आज हमने कहीं जाना है, हमने बहुत ज़्यादा तैयार होना है। आपके अगर ज्वेलरी बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी है तो उसमें से कोई एक दो ही पहने। ये नहीं है कि आप वो देखें ना, हमारे मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब 4 5 6 जितने भी सेट होते थे सब ब्राइडल पहनती थी। तो अब ये है कि एक आ गया है, ये चेंजिंग है ना, चेंज हो गया है मतलब, ठीक है। तो अब ये है कि और सिलेक्टिव हो जाए, थोड़ा सा इसको सेटल में आए। ऑल राइट। अच्छा एक सेक्शन ऐसा है इस इवेंट का जिसपे ना बाद में ताने बड़े आते हैं। वो होता है कि जी जनाब नमक कम था या मीठा ज्यादा था या नहीं यार मजा नहीं आया, गोश्त सही से नहीं गला था, खाना कम हो गया। यस, ये वो बिला वजह खराब करने वाला तो ये है खाने वाला एक सेक्शन इवेंट में। तो खाना कितना इंपॉर्टेंट है शादी के इवेंट के लिए। ज़ुहैब साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खाना जो कुछ दिनों पहले बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता था, किसी भी इवेंट की जान समझा जाता था, आजकल ऐसा नहीं है। लोग इवेंट पे, दिखावे पे और इंटीरियर डेकोरेशन पे ज्यादा पैसे लगाते हैं, खाने को थोड़ा पीछे कर दिया है, या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसे है कि खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लोग आज भी खाने के लिए ही आते हैं और ये सोच के आते हैं कि हमने पहले खाना खाना है। डेकोर ऑल्दो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है अब, लेकिन खाना अपनी जगह उतनी ही इम्पोर्टेंस अभी भी रखता है। खाने के बगैर आपका फंक्शन या तो कम हो जाएगा तो भी मसला है, ख़राब होगा तो भी मसला है। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट की जहाँ तक आप लोग पहले बात कर रहे थे ना पिछले सेगमेंट में, इवेंट मैनेजमेंट ने शायद डेकोर को खाने से आगे ज़रूर कर दिया है, लेकिन पंजाब हो गया, हमारा सिंध हो गया, जितने भी ट्रेडिशनल खाने हैं और जितनी भी शादियाँ ट्रेडिशनल लोग कर रहे हैं वो खाने को उतनी ही इम्पोर्टेंट देते हैं अभी भी। सही। तो ज़ुहैब साहब, ऐसा बहुत से इवेंट्स में देखा जाता है कि खाना बहुत अच्छा भी हो, लेकिन बहुत जो बाराती होते हैं, शादी के लोग होते हैं, वो मुतमईन नहीं हो पाते खाने में। तो क्या उसमें कोई बजट का इशू होता है, या फिर आपके ख्याल में वो जो कम बजट आपको देते हैं और आपको उसमें बहुत अच्छा खाना बनाना होता है और वो मैनेज नहीं हो पाता, खाना कम हो जाता है या टेस्ट वो नहीं आ सकता? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। बजट में लोग इतना इशू नहीं क्रिएट करते। लोग ज़्यादा इशू जो क्रिएट करते हैं हमारे साथ वो यही होता है कि खाने में तादाद कम बताई जाती है। जब फंक्शन हमारा चल रहा होता है तो उस वक्त पता लगता है कि जी आपको तो हमने 500 का खाना कहा था, लेकिन हमारे गेस्ट जो हैं वो 700 हो गए हैं। तो उसमें ज़रूर इशू आता है कि खाना कम हो जाता है वक्ती तौर पे, बट उसको भी कवर किया जा सकता है। मेन डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो आपको अपनी जो उसने लोग बुलाए हुए हैं उनकी तादाद ठीक बताए। फिर
खाना अभी तो आपको जैसे पता है पंजाब में वन डिश ज़्यादा चल रहा है, इस्लामाबाद में भी अब वन डिश कर दिया गया है, तो उसकी वजह से खाने पे अभी उतना खर्च नहीं हो रहा जितना कि खर्च डेकोर पे या बाकी चीज़ों पे होता है। अच्छा, तो जहाँ तक बात रहेगी आपकी डेकोर की, तो उसमें भी कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ कि खाना कम पड़ गया हो? सर हम लोग बैकअप साथ रखते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बट ये कई दफ़ा होता है कि आपको तादाद जो बताई जाती है खाने में उतने लोग मौजूद नहीं होते, उससे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। तो अब ये एक मतलब हमारे लिए भी ट्रेंड बन चुका है और हमें पता होता है कि हमारे साथ ये होना है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही खाना पहले ही ज़्यादा लेके जाते हैं। ज़ुहैब साहब, ये जो इवेंट के अकॉर्डिंग इसके क्या रेट्स क्यों डिफरेंट होते हैं? अगर आम कोई इवेंट है, कोई पार्टी इवेंट है, उसमें आप खाना दे रहे हैं तो वो पर हेड डिफरेंट होता है, और अगर आप बारात के लिए कर रहे हैं तो वो जरा बढ़ जाते हैं उसके रेट। जैसे वो हमें मेकअप आर्टिस्ट माहीन बता रही हैं कि सीनियर आर्टिस्ट का बड़ा कमाल होता है, तो यहाँ भी कुछ होता है कि शादी है तो सीनियर कुक बनाएगा खाना तो पैसे ज्यादा होना चाहिए? नहीं, हमारे काम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारे काम में एक इशू ज़रूर है। अभी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग आ गए हैं, और होता ये है कि वो थर्ड पार्टी होते हैं, वो ख़ुद कुछ ओन नहीं कर रहे होते। तो जो लोग कॉर्पोरेट से आते हैं वेडिंग्स की तरफ, उनके मार्जिन्स वैसे भी ज़्यादा होते हैं, वो लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, प्लस उनके पास अपनी ओन चीज़ें नहीं होती। तो जब आप थर्ड पार्टी से खाना लेते हैं, आउटसोर्स करते हैं, तो फिर उसमें आपको ये इश्यूज़ आते हैं कि आपने थर्ड पार्टी को भी मार्जिन देना है, अपना मार्जिन भी रखना है। अदरवाइज़ आप कॉर्पोरेट साइड पे जाएं या वेडिंग साइड पे जाएं, दोनों तरफ रेट्स, अगर आपको इवेंट मैनेजर कोई अच्छा मिल गया है जो ओन करता है हर चीज़ को और उसके पास सारी चीज़ें अपनी हैं, उसको आउटसोर्स नहीं करना पड़ता, तो वो जो एक थर्ड पार्टी मार्जिन है वो कट डाउन हो जाता है। ओके, उससे आपको काफ़ी बचत हो जाती है। अच्छा, सही सही। तो ये भी कहिएगा फिर ज़ुहैब साहब, थोड़ी रहनुमाई करें ना उन लोगों की, बेचारे जो जाते हैं, डिफरेंट रेट्स उनके सामने रख दिए जाते हैं, वो पैकेज नहीं होते डील्स, खीर होगी तो पर हेड ये होगा, कस्टर्ड होगा तो पर हेड ये होगा, कस्टर्ड के साथ खीर फ्री होगी? नहीं, खीर वाला पैकेज सस्ता होता है, कस्टर्ड वाला महंगा होता है ना। तो जरा ये ज़ुहैब साहब, जो लोग देख रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि हम जाएं तो हमें कोई जो है ना 2 नंबरी ना हो हमारे साथ, तो उनकी जरा रहनुमाई करें। मिनिमम वन डिश में चिकन वन डिश या मटन वन डिश हो तो उसके क्या रेट्स होते हैं या होने चाहिए? देखें, आप पहली तो रहनुमाई लोगों के लिए ये है कि आप लोग जो भी इवेंट मैनेजर सेलेक्ट कर रहे हैं उसको ज़रूर चेक कीजिए कि वो कोई ऐसा बंदा तो नहीं है नॉन प्रोफेशनल जिसके पास अपना कुछ नहीं है और वो सब कुछ आउटसोर्स करेगा। जब उसने आउटसोर्स करना है तो बेहतर ये है कि आप खुद उस थर्ड पार्टी के पास चले जाएं और अपना इवेंट उसको खुद डायरेक्ट आप जब आप बुक कराएंगे तो वो जो आपको बीच में एक मार्जिन निकालना पड़ रहा है, एक तो वो निकल जाएगा आपका। सेकेंडली, जब वो खुद ओन कर रहा है तो उसके पास वैरायटी ज़्यादा होगी चीज़ों की, उसमें आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। वन डिश मेन्यूज़ जो हैं वो चिकन हो, मटन हो, मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है कि कस्टमर के लिए अब बहुत आसानी है कि वो अच्छे रेट्स भी ले सकता है और अच्छा खाना भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपना काम किसको दे रहे हैं। हमारे कारोबार के अंदर, हमारा बिज़नेस जो है इवेंट मैनेजमेंट का, इसके अंदर सबसे ज़रूरी आपका इवेंट मैनेजर ही है। सही। तो आजकल अगर बात की जाए इवेंट्स पे, कौन से खानों की ज़्यादा डिमांड आती है कि मटन हो, चिकन हो, या क्या बोल रहे थे आप, खीर और कस्टर्ड, ट्रैफल, आइसक्रीम, चाय, गाजर का हलवा, बिरयानी? नहीं, आजकल जो है मटन का ही ज़्यादा होता है टाइम, मटन का ही ज़ोर होता है, हर बंदे को मटन ही पसंद है। नॉर्मली चिकन में कुछ लोगों को इश्यूज़ आते हैं, तो इस वजह से आजकल मटन पे ही ज़्यादा काम होता है और मटन के ही ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। बाकी खीर, ट्राइफल, कुल्फ़ा, आइसक्रीम, हर चीज़ ये तो साथ मौजूद होती है। सही। तो आप अपने एंड से कस्टमर्स को मुतमईन करने के लिए उनके बजट को मद्देनज़र रखते हुए कोई फेवर देते हैं? हम लोग ज़रूर देते हैं। हम लोग, चूँकि मैं एक कंपनी को ओन करता हूँ, तो हमारे पास जो इवेंट आता है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड रहे, प्लस हम उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो कर सकते हैं। देखें, इवेंट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें डेकोर रिलेटेड ऐसी होती हैं जो हम ओन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम कस्टमर का फंक्शन भी बेहतर करने के लिए और अपनी भी रेप्यूट बेहतर करने के लिए हम कस्टमर को वो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें उसका डेकोर भी अच्छा हो जाता है। खाना, अगेन हम लोग खाने पे बहुत एम्फसाइज़ करते हैं, तो खाना हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो, चाहे उसमें एक आधी डिश हमें अपनी तरफ से भी ऐड करनी पड़ जाए, बट उसमें मार्जिन्स मौजूद होते हैं।
अच्छा, तो ज़ुहैब साहब ये कहिएगा, आखिरी सवाल है आपसे कि अगर 100 लोग हैं, 100 गेस्ट हैं, 100 गेस्ट, उनका एक फंक्शन है शादी का, तो मिनिमम रेट ज़रा बता दें हमें, चिकन मटन के साथ क्या होगा वन डिश? सर चिकन के साथ जो मिनिमम रेट है वो 250 पर हेड होता है, और जो मटन के साथ है वो 450 पर हेड होता है। क्या क्या हम होगा? लोग पर हेड पे काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, इसमें कस्टमर को भी सहूलत रहती है। इसमें मटन कोरमा होगा, बिरयानी होगी, नान होंगे, स्वीट ऑफ एनी काइंड होगी, जो कस्टमर की चॉइस है, सैलड्स बार होंगी। नहीं, बिरयानी चिकन होगी, कोरमा जो है वो मटन होगा, बिरयानी चिकन होगी या बीफ होगी। बिरयानी में बीफ मटन अगर आप डालते हैं तो फिर उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। सही, इसमें रायता और सैलेड सब कुछ होगा। और मीठे में क्या होगा? मीठे में क्या होगा? जी बिल्कुल शामिल होता है, मीठे में जो आप चाहेंगे आपको खिलाएंगे। थैंक यू सो मच ज़ुहैब साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेटिव था थोड़ा, और उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की है कि जहाँ जहाँ थर्ड या फोर्थ पार्टी है वहाँ आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। जिसके पास अपनी चीज़ें हैं वो आपका इवेंट अच्छा भी करेगा, वो कोई रिस्क भी नहीं लेगा कि अच्छा मुझे आउटसोर्स कुछ करना है, तो ऑब्वियसली बजट बढ़ जाएगा। हम लोगों में ये होता है कि वेस्ट भी बहुत होता है, खाना वेस्ट बहुत होता है। ये एक बहुत मतलब खाया जाए ठीक है, जब वेस्ट होता है ना वो वाकई बुरी बात है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है वाकई। और शादी का खाना तो ना फर्ज समझ के जाया करते हैं। जी जी, ये तो अच्छा बता लिया, अच्छा ठीक है अब और ले आओ, बड़ी बड़ी प्लेटें ठंडा हो गया और ले आओ, फिर उसमें से दो मतलब प्लेट में पड़ा हुआ है भी, ठंडा हो गया और ले आओ, डालें थोड़ा 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 थोड़ा। एग्जैक्टली सही। तो रुबाब, क्योंकि हम मेकअप की बात भी कर चुके हैं, अगरचे आपकी तरफ पहले आना चाहिए था, क्योंकि जो ड्रेस की सिलेक्शन होती है, एग्जैक्टली ये बड़ा बंदा कॉन्शियस भी होता है, और खासकर उस दिन के लिए वो सबसे महंगा ड्रेस होना चाहिए, सबसे डिफरेंट ड्रेस होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर दुल्हन की ड्रेस की बात की जाए तो वो लाखों में तैयार होता है, और फिर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक बड़े सीरियसली इशू इससे पैदा होता है कि लोग शादी और जहेज के नाम पर और इसी तरह के खर्चों के नाम पर उनकी बेटियां घरों में बैठी रह जाती हैं। तो एज अ डिज़ाइनर आपके पास किस तरह की डिमांड्स आती हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि लाखों का ड्रेस दिखने वाला हज़ारों में तैयार हो सके? ऐसा हो सकता है, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई कस्टमर सेटिस्फाई फ्रॉम माई सेल्फ, बिकॉज ये होता है कि मेरा जो कस्टमर आता है मैं उसको हमेशा पहले उसका बजट पूछती हूँ, अपना बजट मैं उसको नहीं देती कि मेरा ये, उसने हाँ ऑब्वियसली जो भी मेरे पास आ रहा है वो मेरा देख के आ रहा है कि क्या इनकी प्राइसेस हैं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं उसी से बजट पूछती हूँ। जब वो मुझे अपना बजट देता है तो देन आई सजेस्ट देम कि इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो कस्टमर मेरा कहे मैं उससे कहीं ज़्यादा कर देती हूँ, और मेरा इस तरह का बिल्कुल इशू नहीं होता कि लाखों में ही रहनी है वो चीज़, मैं बल्कि उनको करती हूँ कि आपका ये है तो आपको हम इसमें कर देंगे। तो मिनिमम जो एक ब्राइडल ड्रेस है, मिनिमम बजट क्या है उसका? अच्छा, इट डिपेंड्स कि वो निकाह का है इधर, और ब्राइडल उसका बारात का है। बारात का डेफिनेटली थोड़ा सा ये लैक्स में ही जाता है। हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादा मशीन वर्क के ऊपर अड्डा वर्क करते हैं, बट आई यूज टू वर्क लाइक ऑन कम्प्लीटली हैंडमेड। अच्छा एक बात, यस ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मशीन वर्क, अड्डा हाथ से, पता नहीं क्या जो क्या हाथ से काम कर रहा है उसमें मेहनत है, बिल्कुल। और लिटरली मेरा सारा हैंडमेड है, और जब मुझे लोग कहते हैं ना तो आई वाज लाइक कि आप लोग खुद देखिए सारा तो हाथ का है, कहीं आप मुझे एम्ब्रॉयडरी दिखा दें जो मशीन वर्क की हो। तो ऑब्वियसली जब आप एक हाथ पे आते हो, मैनुअल पे आते हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस चीज की इंक्रीज हो जाती है, उसकी ब्यूटी आ जाती है। ट्रेंड की वजह क्या है कि जनाब ब्राइडल ड्रेस जो है ना सारा हाथ का काम होना चाहिए, देखने वाले कहें वाह वाह। मैं अभी कल ये मैं घर में बात हो रही थी कि जी नेक्स्ट जो जनरेशन है ना वो रिबोट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ आने वाले हैं, तो फिर मैंने उनको कहा हाथ का अपना ही मजा, एग्जैक्टली वो दूर से देख के चीज पता चल जाती है, हाथ के काम का सीरियसली अपना ही मजा है, उसकी ब्यूटी पता चल जाती है, उसकी डिटेलिंग्स जो होती है वो मशीन में डेफिनेटली चीज नहीं आ सकती। तो वो उसके हैंडवर्क। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे आजकल जो बच्चियां हैं और यंग लोग हैं वो पिक्चर्स जो लाते हैं ना, ये ऐसा इंस्पिरेशन, ऐसा करना है, ऐसा करना है, फिर वो ऐसे तो लगते हैं। चले ये आपकी अपनी थोड़ी सी ख्वाहिशात पे भी होता है कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत से सवाल और हैं जो इनसे पूछने, अभी हमने पिक्चर्स की भी बात होनी है अभी। बिल्कुल, आप देखते रहिएगा सबसे बड़े पाकिस्तान। मसाइल, चैलेंजेस, या ये आप कह लें कि कस्टमर को, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल काम होता है आपके लिए? नहीं, ये मेरा 7वां साल है और मैं और मेरे हस्बैंड मिलके करते हैं फोटोग्राफी। हम लोग बेसिकली होमवर्क करते हैं
हम लोग क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूछते हैं, वो हमें पिक्चर्स भी भेजते हैं, हमारी नहीं, हमारे अलावा पाकिस्तान में जितने फोटोग्राफर्स हैं वो उनकी पिक्चर्स भेजते हैं, वी वांट दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफी। और हम उन्हें क्लियर भी करते हैं कि देखें अब वो बैकग्राउंड वाला ज़माना चला गया कि जी बैकग्राउंड पीछे से फोटोशॉप करना है, चीज़ें रियलिस्टिक हो गई हैं, ठीक है, दिस इज़ देयर रियलिटी, हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, ये हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते। प्लस उनको हम बहुत सारी एडवाइसेस भी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेकअप, जब आप मेरे पास आओगे उस टाइम पे ब्राइड्स रो रही होती हैं, मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने बात नहीं सुनी, मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरे लिपस्टिक का कलर अच्छा नहीं लग रहा, से देखी नहीं, देयर आर फ्यू आर्टिस्ट इन लाहौर जो कि बहुत अच्छे हैं, वो बात सुनते हैं, ठीक है, एंड देयर जो कि बात नहीं सुनते। प्लस लड़कियों के लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ ये होती है कि उनका जो वलीमे का जोड़ा होता है, नॉर्मली वो सरप्राइज़ होता है जो कि उन्हें नहीं पता होता है वो किस कलर का है और उसकी फ़िटिंग क्या है, और जब वो प्रोडक्ट या वो ब्राइड हमारे पास आती हैं फिर हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि अब हमने उन्हें स्लिम भी दिखाना है और हमने उनका मेकअप भी उसी तरीके से दिखाना है जो कि हमें उस तरह से नहीं मिला होता। तो अमरीन, ऐसा क्यों होता है एक्चुअली कि आप एक पैकेज में फोटोग्राफर लेते हो और वो तमाम इवेंट्स कवर कर रहे होते हैं, जब एंड में जब पिक्चर्स आती हैं तो उसमें सिर्फ दूल्हा दुल्हन की भी कोई इधर की कोई उधर कोई रिलेटिव्स नहीं होते, प्रॉपर फैमिली फोटो नहीं होता, इसमें आपको लगता है कि क्लाइंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता या फिर इट डिपेंड्स ऑन फोटोग्राफर टू फोटोग्राफर। हम तो अपना होमवर्क करते हैं प्रॉपर, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम अपनी क्लाइंट से मीटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम उनको कह देते हैं कि आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन होगा जो हमें इमीडिएट फैमिली इंट्रोड्यूस कराएगा, क्योंकि देखें 800 लोगों में आपकी इमीडिएट फैमिली सिर्फ 100 होती है, ठीक है, और एंड ऑफ द डे जब एल्बम बनती है तो इसमें दे वांट कि उनके फुप्पो, खाला, मामू और इसी तरह दूसरी साइड वो हों, ठीक है, तो उनकी एक इमीडिएट फैमिली होती है जो कि इंट्रोड्यूस करा देती कि आप हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, आपने इन पे फोकस करना है, और जो पीछे जो लाउंजेस में लोग बैठे हुए हैं वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, मतलब वो थोड़े आउटसाइडर्स होते हैं, वो वीडियो में कवर हो रहे होते हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता है फोटोग्राफर पे कि वो अपने क्लाइंट को किस तरीके से लेके चलता है। ओके अमरीन, तो फिर मिनिमम क्या आप पैकेज देती हैं? 3 days मेहंदी, बारात और वलीमा, तो मिनिमम से मैक्सिमम क्या पैकेज होते हैं फोटोग्राफी के? हमारा थोड़ा सा इस तरह से होता है कि इट डिपेंड्स अगेन कि हमारा क्लाइंट किस तरह का है। देयर आर फ्यू क्लाइंट्स जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दे वांट बेस्ट इक्विपमेंट, दे वांट एवरीथिंग बेस्ट, हालांकि हम उन्हें डिस्काउंटेड पैकेजेस देते हैं बट उनके बजट्स बहुत ओपन होते हैं, ठीक है, और देयर आर फ्यू क्लाइंट्स जिनके बजट्स नहीं होते तो हम उनको फिर मशवरा देते हैं कि आप मिनी शूट बुक करा लो, आप 30 पिक्चर्स का शूट बुक करा लो, आप हमें सैलून में बुला लो, क्योंकि जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग सारा बाहर से इक्विपमेंट लेकर आते हैं। ठीक है, 1 मिनट दें। परवेज़ मलिक सांगर से एक कॉलर हैं। परवेज़, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे आप परवेज़? जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि शादी के मराहल कैसे गुजरे, कैसे होने चाहिए, कैसे यानी कि कैसे करनी चाहिए, यानी कि कोई कहता है कि सादगी होनी चाहिए, कोई कहता है कि जो धमाके से होनी चाहिए, शोर शराबा वैसे होनी चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है परवेज, हम बेसिकली आज बात भी यही कर रहे हैं, सादगी किसको नहीं पसंद, होनी तो सादगी से चाहिए, लेकिन देखा दिखाई जो हम लग पड़े हैं एक तरफ कि जनाब शादी बड़ी कस्टमाइज होनी चाहिए, डिजाइनर ये होना चाहिए, बेसिकली हम यही डिस्कस कर रहे हैं। वो लोग जिनका कम बजट है और वो बेचारे उनकी भी ख्वाहिशात है कि हम अच्छी शादी करें, अच्छा फंक्शन हो, तो वो कम बजट में रहते हुए ऐसी टिप्स ले रहे हैं हम इन माहिरीन से कि वो किसा करें। जिस तरह अभी अमरीन आपने बताया कि अगर आप चली जाएंगी सैलून तो कम बजट है उसमें, उनके पैकेजेस बहुत छोटे होते हैं, लाइक 15 पिक्चर्स का पैकेज होता है, 20 पिक्चर्स का पैकेज होता है, और वो बहुत अफोर्डेबल पैकेज होता है। उस पर वजह ये होती है कि फोटोग्राफर ज़्यादा चार्ज नहीं करता क्योंकि लोकेशन सेम होती है और एक के बाद एक ब्राइड आती जाती है, ठीक है। हमारे केस में ये होता है कि हम लोग एक दिन में एक शूट करते हैं और हम लोग लोकेशन पे जाते हैं, हमारा ट्रैवलिंग टाइम होता है, प्लस हम लोग नॉर्मली ऐसा होता है कि ब्राइड्स टाइम पर नहीं आती हैं, ठीक है, तो हम फिर उसमें उनको कोई एक बहुत डिस्काउंटेड पैकेज नहीं दे सकते हैं जब हमें पता होता है हमने एक दिन में 1 या मैक्सिमम 2 शूट्स करते हैं। अच्छा, ये जो कैमरास टेक्नोलॉजी है ये इसमें भी रेट डिपेंड करता है? बहुत डिपेंड करता है, बहुत लेंस इतने महंगे अब तो आ गए हैं, लेंस कैमरा। ये आप बताती हैं फिर कस्टमर को कि मतलब आप इस लेंस पे या इस क्वालिटी पे ये आपका नहीं, ये बेसिकली लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, लोगों को नहीं पता। जब लोग जाते हैं फोटोग्राफी बुक करने तो जो फोटोग्राफर होते हैं वो नॉर्मल लोगों को ये बताते हैं कि मैं इतने लाख का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, मैं फलाना लेंस यूज़ कर रहा हूँ। हम लोगों ने इवेंट्स पे देखा है लिटरली
200 mm लेंस लगाया हुआ है जो कि जिसके लिए बहुत वास्ट बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, बट वो सिर्फ लोगों के लिए एक शोशा होता है। बेसिकली जो वेडिंग के लेंसेज हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर लो लाइट, बट अगेन हमने क्लाइंट को बताना होता है। जब क्लाइंट हमसे कहता है कि आप इतना क्यों हमसे चार्ज करें, हम उन्हें बताते हैं कि देखें हम ये लेंस यूज़ कर रहे हैं, हम ये लेंस यूज़ कर रहे हैं, हम ये लेंस यूज़ कर रहे हैं। ओके। प्लस हम लोग जो इक्विपमेंट लेकर आते हैं हम बाहर से लेकर आते हैं, हम पाकिस्तान से नॉर्मली प्रेफर नहीं एक करते। अच्छा पैकेज जिसको आप पिक्चर्स देख के कहें कि यार वेरी नाइस, सो सोफिस्टिकेटेड और बड़ा अच्छा मजा आया देखने का, उसके कितने पैसे हैं? उसके कितने? मिनिमम 50,000। 50,000 में क्या? 50,000 से स्टार्ट होते हैं। 50,000 में क्या मिलेगा? उसमें इट्स अ वन डे पैकेज जिसमें कि शूट भी होगा, जिसमें शूट भी होगा और इवेंट कवरेज भी होगी। लेकिन पता है अब ट्रेंड्स बदल गए। देयर वाज अ टाइम जब बहुत कम फोटोग्राफर्स थे, बट इवन हम भी इतने कंपटीशन में आ गए कि अगर हमें पता होता है हम बाज़ वक़्त एक शूट फ्री कर देते हैं। हमारा पुराना क्लाइंट आ रहा होता है, हम उनके 2 शूट्स फ्री कर देते हैं। ये जो 50,000 आपने बताया इसमें फोटोग्राफी भी है और वीडियोग्राफी भी? नहीं, इसमें खाली फोटोग्राफी और एक एल्बम आई थिंक होगी। देखिए पिक्चर्स जो हम क्लिक करते हैं दे आर नॉर्मली अनलिमिटेड, बट व्हेन इट कम्स टू एल्बम लाहौर में एक ट्रेंड सेट है कि 120 पिक्चर्स जाती हैं एक एल्बम में, नॉट मोर देन दैट। ओके। मतलब 15 पेजेस की एक एल्बम होती है जिसमें एल्बम्स पे भी तो है ना, उनकी भी क्वालिटीज हैं। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी कि आप क्लाइंट को क्या क्वालिटी डिलीवर करें। हमारे पास नॉर्मली जो क्लाइंट्स आते हैं वो किसी के पास से होकर आए हुए होते हैं और उनको सबसे ज़्यादा इशू होता है कि जो हमें एल्बम डिलीवर की गई थी उसका पेपर अच्छा नहीं था, उसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं थी, एडिटिंग अच्छी नहीं थी, प्लस डिजाइनिंग अच्छी थी। प्लस आई बिलीव वन मोर थिंग जो मुझे बहुत इख्तिलाफ है कि ब्राइड बहुत टाइम लेती है। इनको पता होगा, आपको पता होगा रेड कलर का, जब हम रेड कलर की बात करते हैं कि मेरा रेड कलर एक खट्टा रेड होता है, एक ब्राइट रेड होता है, ठीक है। और आई बिलीव फोटोग्राफर वो होता है जो कि नज़र आ रहा है उसको उसी तरह कैप्चर करे। देयर आर फोटोग्राफर जो मार्केट में उस पर फिल्टर लगा देते हैं, मतलब आप उसको तस्वीर देखेंगे आप कहेंगे ये किस कलर का ड्रेस था। सोच रही थी कि हम लोग मेकअप से तो चेंज करते हैं लेकिन फोटोग्राफी से भी लोग बिल्कुल ही चेंज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव एक अच्छा फोटोग्राफर वो होता है कि आपने जो पहना हुआ है, आपने जो लिप कलर किया है उसको अच्छे तरीके से वो एग्जैक्टली उसी तरह आना चाहिए। और ये हम लोग जो चार्ज करते हैं ये हमने ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ टाइम सीखा है। ठीक, इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वाइट बैलेंस। ये वाकई बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े लो बजट। जिस तरह से ब्राइडल्स अपनी नहीं ऐसा नहीं है, ब्राइडल्स अपनी हेल्थ को नहीं देखती, अपने मतलब कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं करती, अपने कोई डाइट नहीं करती और सारा कंट्रोल और मेकअप पर मी आई गेस कि जो मेरे पास ब्राइड्स आती हैं दे आर लाइक वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। वो पहले 4 महीने पहले डाइटिंग कर रही होती है कि शॉपिंग में और मार्केट्स में इतना कुछ। इवन कि समटाइम्स मुझे साइज भी नहीं उनका पता होता। वो कहती है हम आपके पास लास्ट मंथ में आएंगे फिर दोबारा हमारा साइज ले। और हमें जो इशू आता है वो ये होता है कि हमें अमरीन आपने पतला दिखाना है। अच्छा कभी ऐसा पतला दिखाना है, सही बात है, मेरा भी यही इशू। रुआब कभी ऐसा हुआ हो कि आपने सूट सी दिया और लास्ट मोमेंट पे वेट बढ़ गया हो? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कम होता है, क्यों नहीं, हमेशा कम होता है। लेकिन वेट कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी सेहत से हैं, मतलब उसमें ये होता है कि आपके पिंपल्स ज्यादा आ जाते हैं, आपके वो वेट कम इसलिए नहीं होता, ज्यादा इश्यूज वो टेंशन से होता है, वो भागने से होता है मार्केटों में और बाजारों में शॉपिंग करने से। आजकल क्या किन कलर्स की डिमांड ज्यादा होती है? रेड, गोल्डन फॉर द बारात और वलीमा? इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर। हर चीज कस्टमर पर डिपेंड करती है, फोटोग्राफी भी, मेकअप भी। हेलो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कस्टमर। यस तो चाहिए क्या? कस्टमर, कस्टमाइज्ड डिजाइनर्स, जितना पैसा जितना गुड़ उतना मीठा, राइट? अच्छा होता पता है क्या, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता होता है। आजकल आपने देखा था इवन कि आपकी वाइफ ने भी अपनी बारात पे गोल्डन विद मरून वेरी लेस पहना था। तो इट डिपेंड्स कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं, हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। तो कस्टमर जो डिमांड करते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। समटाइम्स वो कहते हैं रेड हमें कर दो। अच्छा देखे ना, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी तो होते हैं बेचारे, दिन के दिल में बड़ी ख्वाहिशात होती है कि यार मैं ये ड्रेस पहना, लेकिन वो कर नहीं सकते, और वो तो फिर दुकान में या ऐसी पिक्चर्स या ऐसे सैलून में जाने से भी घबराते हैं। देखिए उसके लिए बहुत सारी टिप्स होती हैं। हम अपनी ब्राइड्स को कहते हैं आप पीछे का जो ड्रेस है लाइक आप फ्रंट पे रखो, क्योंकि देखिए इट ऑल अबाउट फोटोग्राफी। एंड ऑफ द डे जब आप अपने फंक्शन से फारिग हो जाते हो आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद, तो आप देखते हो अच्छा उसने क्या पहना था, अच्छा मेरे कपड़े कैसे लग रहे थे। तो मेरे पास जब ब्राइड्स आती हैं कि अभी मैंने डिज़ाइनर के पास जाना है या उसके पास जाना है, हम कहते हैं आप अपना फ्रंट फुल रखें, दुपट्टे पे काम कराएं, पीछे जो आपका लहंगा है क्योंकि आपने बैठना है, आपका फ्रंट नज़र आना है।
आप पीछे जो है वो काम कम करवाओ। तो इस तरीके से मैंने वैसे यही है कि मैं भी यही कहती हूँ कि हमेशा ना अपना एक जोड़ा अच्छा ज़रूर होना चाहिए कि उसकी ख्वाहिश है, उसे हमेशा याद रहता है। मतलब आपका एक ब्राइडल ड्रेस आपकी एक यादगार है, आपका मेकअप, आपकी फोटोग्राफी, ये यादें हैं और इन पर थोड़ा पैसा खर्च कर लें कोई बात नहीं। क्योंकि हम लोग फालतू में मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोगों की ही लोग आवाज़ सुन रहे होते हैं, तो आप लोग उनको ये बताएं कि वो हमारे पास आए, डेफिनेटली हम उनको कंपनसेट करते हैं। हाँ जी, करते हैं। मैं तो पर्सनली अपने कस्टमर को कभी नहीं जाने देती। बजट ये सोच के उनका बजट एग्जैक्टली वो घबरा जाते हैं। डिजाइनर का सोचते ही लगता है कि बहुत बजट होगा एग्जैक्टली, तो वो हमारे अगर अब देखा जाए पाकिस्तान में सारी जगह डिजाइनर्स ही हैं, लोकली बहुत रेयर है अब। तो आप बारात का ही बनाती हैं ड्रेस डिजाइन? नहीं, मैं सब ड्रेस का करती हूँ, निकाह, पार्टी वेयर, लग्जरी प्रेट, और उसके बाद मेरा ब्राइडल है, बारात के लिए, वलीमा के लिए, रिसेप्शन के लिए, सब कुछ, मतलब हर टाइप का ब्राइडल वेयर, सेमी फॉर्मल, लग्जरी आपके लिए भी है। आप जब कहेंगी आपके लिए आ जाएगा। ये आज के बस स्पॉन्सर बट वन थिंग, मेरे बड़े फॉर्मल वेयर है ना, तो आई गेस कि शायद आप लोग मॉर्निंग शो पे इसलिए ना करो, लेकिन इट डिपेंड्स, वही अगेन कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या पहना है। सही। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, जिस तरह इवेंट में जो इवेंट प्लानर्स थे वो बता रहे थे कि अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पैसे डूब जाते हैं, हमें पेमेंट्स नहीं होती, 3-3, 6-6 माह हमें वेट करना पड़ता है। तो ड्रेस में तो ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली आप तो पैसे लेंगे तो ड्रेस देंगी। मेकअप में भी ऐसे ही है? हम लोगों के तो एडवांस लिए होते हैं, हम नहीं हिल सकते, नहीं हो सकता। मैं तो कहीं भी नहीं जा सकती कि अगर मेरी अपॉइंटमेंट्स हो तो। और लेकिन फोटोग्राफी में आपने एडवांस लिया हुआ, आपने पूरी एक चीज तैयार कर दी, पैसे लेने गए आप। बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम शुरू में इस फील्ड में आए थे तो इतना आइडिया नहीं था, बहुत मार खाई है, लिटरली बहुत मार खाई है। शुरू में फ्रेंड्स वगैरह थी, उनको डाटा एज इट इज़ हैंड ओवर कर दिया और फिर उनको कॉल करते रहे, वो लोग जी आउट ऑफ कंट्री चले गए। क्योंकि देखिए पता क्या होता है, लोगों को सबसे ज़्यादा शौक इवन फोटोग्राफर्स को क्यों बुक किया जाता है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। क्यों वाई पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन फोटोग्राफर्स? बिकॉज के फेसबुक पे पिक्चर्स, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स जाएंगी, ठीक है, बस लोगों को द मोमेंट फोटोग्राफर ने पिक्चर्स डाल दी, जिन्होंने अलाउ किया, ठीक है, उसके बाद वो लोग हनीमून पे चले गए, पेमेंट्स रह जाती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये मैं सारे फोटोग्राफर्स को बताना चाहूँगी जो कि इस फील्ड में आ रहे हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा बनाएं और उसमें ये होता है कि आप 50% एडवांस उनसे लेंगे, ठीक है, और जब आप उनका सारा डाटा हैंड ओवर करेंगे सॉफ्ट कॉपी में, उस टाइम उनसे आप फुल पेमेंट ले लेंगे। और हार्ड कॉपीज बाद में देंगे वो एक, क्योंकि देखिए हार्ड कॉपी में ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपकी शादी है तो यू बेटर नो कि किन लोगों को आपने एल्बम में सेलेक्ट करके डालना है। अगर आपकी 600 की गैदरिंग है तो वो सारी इमीडिएट फैमिली आपकी नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ टिप फॉर एवरी फोटोग्राफर। जब पिक्चर्स पसंद ना आए क्लाइंट को, फिर आप क्या करते हैं? इनके हमारे केस में नहीं होता, क्योंकि हम लोग पूरे लाहौर में 1 या मैक्सिमम 2 इवेंट्स करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें एक इवेंट मिला जिसमें 700 की गैदरिंग है, हम लाहौर में दूसरा इवेंट नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम अपनी पूरी टीम उसमें एंगेज करते हैं। ऐसा हुआ कभी क्लाइंट ना सेटिस्फाई हुआ हो, उसने कहा नहीं जी नहीं मुझे तो चाहिए नहीं, मेरे पैसे वापस करें? एक दो दफ़ा ऐसा होता है, लोगों को एल्बम में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देयर आर लाहौर में ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं। देयर आर पीपल जो कि कॉफ़ी टेबल एल्बम मांगते हैं, देयर आर पीपल जो कि फुल डिजाइनिंग एल्बम, जो एक पुराना नहीं ट्रेंड था इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं उस तरह का, हम उसको इनकरेज नहीं करते। वी बिलीव ऑन कॉफ़ी टेबल एल्बम। अच्छा, कभी ऐसे हुआ हो कि आपको क्लाइंट ने कहा बना दे, बस आपने बाद में पिक्चर्स देखे हैं मेरा चाचा मामा ताया किधर है सारे, वो तो है ही नहीं। वी हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्लाइंट की अपनी चॉइस की होती है ना एल्बम में। हां, सिलेक्शन तो देखिए मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, जिनको शिकायत आती है उसमें ये होता है मेन फोटोग्राफर खुद नहीं जाता, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी वेडिंग अगर मैं आई हूँ तो मुझे पता होगा कि ये आपके इमीडिएट लोग हैं। अगर मेरा कोई असिस्टेंट या जूनियर XYZ कोई आएगा, वो आएगा काम करके चला जाएगा। लेट्स सपोज आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव बहुत पीछे बैठा था, वो मिस हो गया है, हो सकता है वो अमेरिका या इंग्लैंड से कोई आया हुआ है। तो अगर कोई मिस हो जाए फिर ऐसा होता है उसकी पिक्चर मंगवा के उसको फोटोशॉप करके फिक्स कर देंगे? मैंने किया हुआ है। देयर आर सॉल्यूशंस इन केस खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो वीडियो में हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट आउट निकलवा देते हैं। अगर फर्ज करें कोई शादी भी नहीं पहुंच सका ना, तो उसकी पिक्चर आ जाए और आप फोटोशॉप करके कहीं एडजस्ट कर दें, बिठा अच्छा, मैंने ऐसा होता है। कई दफा बहनें या माएँ या कोई रिलेटिव जो करीबी होते हैं वो ये भी कहते हैं कि फालतू में ना पिक्चर्स लोगों की खींचते रहना। हाँ, ऐसा ये भी आई बिलीव कि जो आपकी खुशियों में शामिल हुए हैं उनको नजर आना चाहिए। हमारे साथ हैं फरहत अब्बास इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात करना चाहेंगे आप? जी, आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे फरहत अब्बास? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो लाइट कॉम्बिनेशन होता है, ये येलो बेहतर रहता है या वाइट में ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफी होती है?
ओके, और कुछ पूछना चाहेंगे? बाकी ये कि इंडोर या आउटडोर में फर्क पड़ता है कपल्स की शूटिंग का? ओके फरात, अभी सुनिए आप जी। देखें, जब कोई भी क्लाइंट अपना वेडिंग के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो वो अपने इवेंट प्लानर और फोटोग्राफर की मीटिंग ज़रूर किया करें। वी ऑलवेज रिकमेंड अंबर गोल्ड लाइट। वेडिंग्स में मैजेंडा, रेड, पिंक, इवन ग्रीन, ये कलर्स एल्बम में कभी भी अच्छे नहीं आते हैं। और प्रेफर्ड क्या है, इंडोर या आउटडोर? बोथ। आई बिलीव बारात का इंडोर शूट होना चाहिए एंड वलीमे का शुड बी लाइक वेस्टर्न। ओके, ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आपका अम्बरीन, रुबाब एंड माहीन। बहुत सी बातें की, बहुत कुछ सीखा आपसे। देखने वालों की भी रहनुमाई हुई होगी। बार्गेन किस तरह करना है ये रह गया, कोई बात नहीं। और आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन किस तरह का इवेंट कराना है, आप उसको अपने ही बजट में मैनेज कर सकते हैं। अच्छी अच्छी टिप्स आपको मिली होंगी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन अभी आपने कहीं नहीं जाना, जाते जाते हारिस के पास जाएंगे। हारिस, जाते जाते कुछ सुनाइए हमें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तुझे ढूंढा बहुत, खोजा बहुत, तू ना मिला ये तो होना ही था। प्यार का है ये सिला दिला, ठहर जा यार दा, प्यार दा नजारा लैन दे दिला, ठहर जा यार दा, प्यार दा नजारा लैन दे। आँखों की गलतियों की सजा है मिली, बाहों की हसरतें चाहते